लोक या हॉलाच्या भायल्यान आसा, 15,000 लोक या हॉलान आसा. हांव दिलगिरी व्यक्त करता की सगळ्या लोकांक आमी हॉलान एकोमोडेट करपाक शकले ना. हांव पार्टीच्या वतीन तांची दिलगिरी व्यक्त करता. वंदे भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा फिर एक बार बोलो 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 भारत माता की. भारत माता की. नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो. देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो. बोलो भारत माता की. मोदीजी हांगा आयले नंतर सगळ्यांनी दोन्ही हात वयर काढून त्यांचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत करचे ही तुमच्या सगळ्यांकडे विनंती. वंदे मोदी 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 मोदी. बोलो भारत माता की. देश का नेता कैसा हो. भारतीय जनता पार्टीचा फिर एक बार हाथ वर काढून फिर एक बार. शाबाश. फिर एक बार. देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो. उल्टा अगली तरफ. फिर एक बार उल्टा. बोलो बोलो भारत माता की. वंदे. संपूर्ण भारतभर तुमकां सगळ्यांक पळयता लाईव्ह चालू असा. नेटान सगळ्यांक संदेश दियात की आम्ही सगळे मोदीजी बरोबर असा. 300+ सीट जिखपाक जाय. तुमचो जोश महत्वाचो. बोलो भारत माता की. भारत माता की. हात वर काढून बोलो भारत माता की. वंदे. मोदी भारतीय जनता पार्टीचा वंदे. मोदी भारतीय जनता पार्टीचा मोदी. भारतीय जनता पार्टीचा वंदे. मोदी. भारतीय जनता पार्टीचा. भारत माता की. मोदी. भारतीय जनता पार्टीचा. भारत माता की. देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो. मोदी. जो आप है वही मैं हूँ वही आप है. देश के प्रधानमंत्री और देश के सामान्य नागरिक के बीच जब दूरी मिट जाती है उससे स्वर्णिम कोई अवसर नहीं होता है. आइए संभाल के. कोई रिश्तेदार लगते हैं. ठीक से ले जाना भाई. अरे चचा कोई पहचान वाली थी का? नहीं पैसेंजर थी, दर्द में थी बेचारी. तो अंदर तक छोड़ने के पैसे थोड़ी ना देता है पैसेंजर. इतना टाइम खोटी करेंगे तो कमाएंगे कब हम ऑटो वाले? हाँ ऑटो वाला? मैं तो एक चौकीदार भी हूँ भैया, और देश के चौकीदार के साथ ड्यूटी निभा रहा हूँ.
देश को बेहतर बनाने की ड्यूटी। ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। अरे हाँ जी चौकीदार हूँ। नमस्कार सर। अरे देखिए ना सर, कितने कम नंबर आए हैं मोनू के। पर चित्रकारी तो देखिए बच्चे की, चीजों को कागज पर जिंदा कर देता है। इसकी कला को नंबर्स में मत आप तो गणित के शिक्षक हो ना, फिर ये जिंदगी। अब दिन के 18 घंटे काम कर रहा है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? ये चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार कैश में आपको कार नहीं दे सकता। देश का नेता कैसा हो, देखो और कुछ जुगाड़ करो। फाइनेंस में कच्चे हो बच्चे। आमकां देशाच्यो निवडणुका दोन मुद्द्या खातीर जिखपाक जाय। एक आसा अंत्योदय आणि दुसरें आसा देशाचें संरक्षण। माननीय मोदीजींचे हांगासर आगमन जाल्लें आसा। हांव तुमची फक्त 2 मिनटां घेता। आमी जेन्ना अंत्योदय म्हणटा तेन्ना समाजांतलो शेवटचो मनीस माननीय पंतप्रधान मोदीजीचे सरकार हे समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावला एक ना एक स्कीमच्या माध्यमांतल्यान। दुसरें आसा ते देशाचें संरक्षण। आमी सगळ्या जाणांक खबर आसा की फाटल्या 5 वर्सांक 2 हल्ले जाले आणि त्या 2 हल्ल्यांनी आमी म्हणटा आतंकवादाचो नायनाट जर केलो आसतलो। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा उरीचो हल्लो, हेतूर जाल्लो सर्जिकल स्ट्रायक आणि पुलवामाचो अटॅक, हातूर जाल्लो एअर स्ट्रायक, ह्या 2 स्ट्रायकाच्या माध्यमांतल्यान पुराय आतंकवादाचो नायनाट करपी जर कोण आसत जाल्यार ते सैनीक आसतले। पण ताच्या फाटल्यान व्हडली ताकद जर कोण उबी आशिल्ले जाल्यार ते म्हणजे माननीय पंतप्रधान मोदीजी हीच खरी ताकद आशिल्ली आणि ताकाच लागून ते शक्य जालें। म्हाका दिसता आमी नवो भारत निर्माण हे करपा खातीर परत एकदा गोंयांतले सगळे चौकीदारांक हांव उलो मारता। आमचे प्रधान चौकीदार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे देशाचे पंतप्रधान जावपा खातीर गोंयांतल्या सगळ्या चौकीदारांनी आमचे 2 खासदार आणि 4 जावपी आमची बायपोल निवडणुका तुम्ही सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडटले हीच आशा व्यक्त करता आणि माझे भाषण सोपयता। जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत। बोलो बोलो भारत माता की। फिर एक बार हांव मागता या खिणाक श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे पुष्पहार घालून स्वागत करचे। श्री विनय तेंडुलकर जी, श्रीपाद नाईक जी, तसेच डेप्युटी सीएम आणि आमचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी तांचे स्वागत करचे। वंदे बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री विनय तेंडुलकर हांचेकडे मागता तांणी येवकाराचे उलोवप करचें। विनय। आयच्या जाहीर सभेक आमकां मार्गदर्शन करपाक उपस्थित आशिल्ले भारत देशाचे प्रधानमंत्री श्री मोदीजी, त्याचबरोबर आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत, व्यासपीठार आशिल्ले सगळे अन्य उपस्थित मंत्रीगण, पक्षाचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले
सगळे भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक कार्यकर्ते भावांनो आनी भयणींनो तुमचे सगळ्यांचे ह्या समाजाचे स्वागत करता. म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर नरेंद्र भाई मोदी 2014 गोंयांत आयिल्ले आनी पयल्याच फावट प्रधानमंत्री जावन गोंयांत आयिल्ले तेन्ना आमी घोशणा केल्ली कि बार बार मनोहर पर्रीकर का सरकार और दिल्ली में बार बार नरेंद्र मोदी का सरकार. आज ती घोषणा सत्य जाता आणि ह्या हितूंतल्यान तुम्ही सगळे ह्या वावरा भितर आसतले. दक्षिण गोंयच्यान आनी उत्तर गोंयच्यान दोन्ही लोकसभेचे खासदार तुम्ही निवडून दितले. त्याच बरोबर 2-4 बाय पोस्ट आसात विधानसभेचे तांकां तुमचो आभार तुमचे कडेन मागता. सगळ्यांचे परत एक स्वागत करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. ज्या रणसंग्रामाक सुरू जाल्ले आसा अवघेच दिवस बाकी आसा आणि तुम्ही सगळे माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे भाशण आयकपाक हांगा आसात. बरे मोठे आतुरतेन तुम्ही वाट पळयतात. एकच मागणी मोठे नेटान हात वयर काडून गोंयकारा तर्फे तांकां सांगात फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो. नेटान सगळे जग तुमकां पळयता. नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. सगळ्या गोंयकारांका मोय मोगाचो येवकार. मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद जी, पार्टी के अध्यक्ष विनय जी, इस चुनाव में हमारे सभी प्रत्याशी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अंदर आने से पहले बाहर एक जनसभा को प्रणाम करके आया. जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर है, तो उनके आशीर्वाद लेने गया पहले और फिर मैं आपके बीच में आया. आज ऐसे समय मैं आपके बीच आया हूं जब देश के एक महान सपूत, गोवा के विकास के लिए समर्पित और मेरे मित्र मनोहर पर्रीकर जी हमारे बीच नहीं है. मेरे जीवन का शायद, मैं गोवा में कई वर्षों से आता हूं, पार्टी के अनेक कामों में आता हूं, लेकिन शायद जीवन की पहली घटना है कि मनोहर जी उपस्थित नहीं है. अब इस सत्य को तो हमें स्वीकारना होगा ही कि अब मनोहर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनके संस्कार हमारे बीच में हमेशा बने रहेंगे. साथियों, अपने समर्पण भाव से, अपने परिश्रम से कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनहित में काम कर सकता है, ये पर्रीकर जी ने करके दिखाया. समाज के हर वर्ग के लिए
सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलते हुए कैसे काम होता है, ये पर्रिकर जी करके दिखाया। भाइयों और बहनों, देश का रक्षा मंत्री रहते हुए देश के सैनिकों के प्रति राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी फैसलों को लेकर जिस समर्पण भाव से मनोहर पर्रिकर जी ने रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, वो अतुलनीय था। उनके रहते हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने नए भारत की नई रीति, नई नीति की नींव रखी है। हिंदुस्तान भी आतंकियों को घर में घुसकर मार सकता है। ये संदेश अब दुनिया के हर देश के सामने स्पष्ट है। मुझे गर्व है कि मनोहर जी जैसे साथी के साथ मिलकर भारत के डिफेंस डॉक्ट्रिन को नई दिशा देने का अवसर मिला। और मैं आज गोवा की धरती पर आया हूं तो सभी मेरे गोवा के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम मनोहर जी के द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित, संस्कारित है। और इसलिए मनोहर जी ने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर गोवा को आगे ले जाने में ये हमारी टीम कोई कमी नहीं रखेगी। उसके साथ साथ मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी आपको कमी महसूस हो, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि मेरे सहित हम सबका सपना है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि गोवा के लिए मनोहर जी के जो सपने थे, उन सपनों को हमने पूरा करना है। और मैं भी गोवा वासियों की तरह आपका एक साथी हूं। साथियों, कांग्रेस ने तो रक्षा मंत्रालय का हाल क्या कर दिया था। डिफेंस डील्स में ऐसे खेल खेले हैं कि देश की वीर जवानों के पराक्रमों को ही उन्होंने लाचार कर दिया। कांग्रेस के राज में ऐसा कोई रक्षा सौदा नहीं था जो संदेह के दायरे में नहीं था। साथियों, इन्होंने बॉफोर्स में दलाली खाई और दलाली क्वात्रोची मामा को भगा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि दशकों तक हमारी सेना को एक नई तोप तक नहीं मिल पाई, क्योंकि कांग्रेस के पाप का हिस्सेदार कोई नहीं बनना चाहता था। जब राफेल की खरीद की बात
सेना ने रखी। अटल जी के समय से बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस के नामदार परिवारों के खासम खास दलाल इसमें भी लग गए। परिणाम ये हुआ कि डील वर्षों से अटकी रही और सेना की शक्ति घटती रही। फिर 2014 से पहले घोटालों से भरे माहौल के बीच कांग्रेस ने राफेल का डील का फाइलों का डिब्बा ही बंद कर दिया। भाइयों और बहनों, हेलीकॉप्टर घोटाले में खूब दलाली चली। तरीका वही था, बफर्स वाला ही। मिशेल मामा जैसे दलालों को विदेश भगा दिया गया। इनको लगा था कि क्वात्रोची को जैसे भगाया था वैसे ही ये मामला भी दब जाएगा। इनको ये जरा भी एहसास नहीं था कि कोई चौकीदार आएगा। और इनके भगाए हर बिचौलियों को पाताल से भी ढूंढ करके ले आएगा। अब सच्चाई सामने आ रही है। दलाली के तार जुड़ रहे हैं। एपी और फैमिली को कितना माल मिला ये अब खुल करके सामने आ रहा है। साथियों, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई को कैसे छुपाया जाए, इसके ये बड़े मास्टर रहे हैं। जादूगर सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसी हाथ की सफाई करते हैं। ये अपने पूरे इकोसिस्टम को एक्टिव करते हैं और पूरे तालाब को खराब बताने का एक पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं, प्रयास करते हैं। तालाब के हर जीव को ये अपने जैसा सिद्ध करने की दिन रात कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, अटल जी की सरकार ने देश के शहीदों के लिए एक मानवीय फैसला लिया था। आज जो शहीदों के मृत शरीर, शव ताबूत आज उसके घर तक वापस आते हैं। आपको याद होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ जवान का यूनिफॉर्म, उसकी कैप, यही घर पे आता था तो घर लोगों को पता चलता था कि वो शहीद हो गए। ये अटल जी की सरकार थी जिसने नियमों में परिवर्तन किया और शहीद को उसके गांव में उसके शरीर को ले जाना और पूरे देश में त्याग, तपस्या, समर्पण करने वाले ऐसे वीरों का सम्मान करने का हर नागरिक को अवसर मिलने लगा। और उस समय हुआ क्या, जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, मानवीय दृष्टिकोण से हुआ, तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस की देखरेख में इन शहीदों के लिए ताबूत खरीदे गए थे।
लेकिन कांग्रेस ने अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ईमानदार व्यक्तित्वों को उनको भी नहीं छोड़ा। लगातार झूठ बोलते रहे, लगातार झूठ बोलते रहे, पार्लियामेंट चलने नहीं दी। जॉर्ज फर्नांडिस की तो पार्लियामेंट में हाजिरी हो तो बहिष्कार करने लग गए। इतना उनको ह्यूमिलेट करने का कोशिश किया। साथियों, ये इनकी पुरानी आदत है। यही कोशिश इन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ करने की भी कोशिश की। पूरे देश ने देखा कि नामदार पूछने गए थे हालचाल और बाहर निकल करके ही ऐसा सफेद झूठ बोला, ऐसा सफेद झूठ बोला, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और आपने देखा होगा कि बड़े शातिर जो जेब कतरे होते हैं ना, उनकी बड़ी विशेषता होती है। वो जो शातिर जेब कतरे क्या करते हैं, मान लीजिए बस के अंदर किसी का जेब काटा या मेले के अंदर किसी का जेब काट के बटवा मार लिया और पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक दौड़ती है, चोर 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 कर गए। तो ये जो बटवा मारने वाला है, शातिर चोर है, वो भी दौड़ता है, चोर 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 चोर। और इसलिए ये 40, 50, 100 लोगों की भीड़ भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार कौन चोर होगा, क्योंकि ये भीड़ में चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा खेल तारीख करते हैं जी। और उस स्थिति में मनोहर जी मौत से मुकाबला कर रहे थे, गोवा के लिए जिंदगी से जूझ रहे थे। जीवन का पल पल गोवा को खर्च करने में कोई कमी न रह जाए, इस भाव से एक समर्पित जीवन। ऐसी परिस्थिति में ये झूठ बोलने वालों को सफाई देने के लिए उनको निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया, लेकिन चेहरे पर ऐसा भोला भोला चेहरा बना दिया कि उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। यही असंवेदनशीलता है, यही झूठ है, जिसके कारण ऐसे लोगों की बात पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है। मैं कभी सोचता हूं कि इतना झूठ क्यों चला रहे हैं ऐसे लोग। कुछ समझ तो आना नहीं है मुझे, लेकिन मैं अनुमान करता हूं शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि वंश और विरासत से पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के दिल में क्रेडिबिलिटी कहां से लाओगे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, और गोवा से ज्यादा इस बात को कौन जानता है? गोवा या कांग्रेस के चरित्र को शायद इतनी बारीकी से जानता है, शायद हिंदुस्तान में कोई जानता हो।
मनोहर जी के स्वास्थ्य पर कैसे गोवा को अस्थिरता में धकेलने के लिए कोशिश हुई है, ये भी आप सभी ने देखा। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ गोवा के लिए जी रहा है, अंतिम सांस भी गोवा के लिए ले रहा है। उसी समय राजभवन जाकर के मौका आया है, लाओ, कितने सालों से बाहर है, लाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। ऐसी परिस्थिति का भी वे विवेक भान नहीं रख सकते जी। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, ये कम से कम गोवा के, भारत के कल्चर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए कोई इतना नीचे जा सकता है, ये कांग्रेस को देखकर बार बार समझ आता है। साथियों, आप ध्यान रखिए, कांग्रेस का पंजा दो कामों के लिए व्यस्त रहता है, क्योंकि दो पंजे हैं, अगर ज्यादा होते तो और 50 नहीं करते। कांग्रेस का पंजा या तो सरकारी खजाने पर सफाई करना जानता है, या फिर रिमोट कंट्रोल से दुबली पतली मजबूर सरकार चलाना जानता है। कांग्रेस वालों को मजबूर सरकार सूट करती है, क्योंकि वहां ये मनमानी कर सकते हैं, पर्दे के पीछे बैठ करके जो चाहिए वो करवा सकते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही गोवा ने मजबूर सरकारों का एक लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों, अस्थिर गठबंधनों, दल बदल करने वाले विधायकों की वजह से गोवा के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोचिए, 1990 से 2000 तक में के 10 वर्षों में गोवा ने 13 मुख्यमंत्री देखे, 13। इस दौरान आपसी झगड़े, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसकी वजह से गोवा सुर्खियों में रहता था। अब बीते वर्षों में बीजेपी बहुत मेहनत से गोवा के विकास के एक नए ट्रैक पर लाई है, और उसका श्रेय मनोहर जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। ये बीजेपी है जिसने सरकार के विकास कार्यों को गोवा के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गोवा की राजनीति का हिस्सा बनाया। एक पटरी वेलफेयर की, दूसरी पटरी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और 2 पटरी पर विकास की गाड़ी गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके नेतृत्व में भारत के छोटे छोटे राज्य तेजी से विकास करने लगे, और गोवा उन राज्यों में सबसे आगे निकल गया। पहले छोटे राज्यों की गिनती नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कारण छोटे छोटे राज्य
देश के विकास यात्रा में अहम भूमिका अदा करने वाले बन गए हैं और गोवा ने एक मॉडल दिया था। पर्रिकर जी के बाद यहां के युवा मुख्यमंत्री भाई प्रमोद जी अब विकास की इस विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और वो यशस्वी होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दिल्ली हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, ये मैं फिर से दोहराता हूं। केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है। विशेष तौर पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए और विदेशी टूरिस्ट को मुसीबत ना आए, तकलीफ ना आए, समस्या ना आए, इसके लिए बहुत सारे काम हुए हैं। ई वीजा और वीजा ऑनलाइन अराइवल जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ टूरिज्म इंडस्ट्री को मिल रहा है। बीते 5 वर्षों में भारत में टूरिज्म में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। गोवा को भी इसका लाभ हुआ है। यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। भाइयों और बहनों, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। मांडोवी का अटल सेतु हो, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, डाबोलिम एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, मझगांव राजधानी एक्सप्रेस, मडगांव रत्नागिरी एक्सप्रेस, डबल डेकर ट्रेन और तेजस जैसी ट्रेन, हर प्रकार की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। पणजी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे भी टूरिज्म को और बल मिलेगा। साथियों, टूरिज्म का कारोबार तभी बढ़ता है जब मिडिल क्लास की जेब में पैसा बचता है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता रही है कि महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और अगर हमने भी कांग्रेस की तरह सरकार चलाई होती और कांग्रेस के समय जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी, अगर वैसे ही बढ़ती तो आज घूमना फिरना तो दूर, घर चलाना मुश्किल हो जाता। इतनी तेजी से बढ़ रही थी, डबल डिजिट को पार कर गई थी। हम 10 से भी ऊपर गई हुई महंगाई के दर को नीचे ला करके 4% तक ला करके खड़ा कर दिया है। इस बार के बजट में तो एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है और ये वादे नहीं, हमने कर दिया और 1 अप्रैल से लागू हो गया। 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। मध्यम वर्ग के करोड़ों परिवार को इसका सीधा सीधा लाभ हुआ है। इससे 7-8 लाख रुपए तक की कमाई वाले साथियों को सीधा लाभ मिल रहा है और इसमें विशेष तौर पर युवा साथी हैं जिन्होंने कैरियर शुरू किया है,
गोवा के अधिकतर क्लाइंट्स भी यही युवा वर्ग ही है। भाइयों और बहनों, बीजेपी टैक्स पेयर के कंट्रीब्यूशन को बड़े आदर के साथ देखती है और इसलिए टैक्स कम से कम हो इसका प्रयास हमने किया है। 5 साल के शासन में हमने एक भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। वहीं कांग्रेस ने देश के मिडिल क्लास पर, टैक्स पेयर पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डालने का तय किया है। अभी उनका ढकोसला पत्र आप देखोगे, उनका मैनिफेस्टो देखोगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अब मध्यम वर्ग को उसके कंधे पर बोझ डाल करके अपनी वोट बैंक की तरफ आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस अब ये खुलकर कहने लगी है कि वो देश के मध्यम वर्ग को लालची मानती है, सेल्फिश मानती है। ये उनके बयान है। साथियों, क्या देश का मध्यम वर्ग लालची है? क्या देश का मध्यम वर्ग लालची है? क्या देश का मध्यम वर्ग सेल्फिश है? क्या देश का मध्यम वर्ग स्वार्थी है? अरे आज तो मैं कह सकता हूं सरकार में बैठने के बाद कि देश को आगे बढ़ाने में ईमानदारी से कोई मदद कर रहा है, वो मध्यम वर्ग कर रहा है। उसका तो गौरवगान होना चाहिए। क्या कांग्रेस ने देश के मध्यम वर्ग का अपमान नहीं किया है? इनकी नीयत में कितना बड़ा खोट है, ये इसी से पता चलता है। मैं देश के युवा वोटर्स, देश के प्रोफेशनल्स को कहूंगा कि कांग्रेस की सोच को समझने की कोशिश करें। कांग्रेस देश में नए बन रहे नियो मिडिल क्लास की पूरी शक्ति खत्म कर देना चाहती है। पिछले 5 साल के अनेक विध प्रयासों के परिणाम देश में से गरीबी तेज गति से कम हो रही है और गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति नियो मिडिल क्लास के रूप में उभर रहा है। अब कांग्रेस वाले उसी को खत्म करने लगे हैं। नियो मिडिल क्लास जो ईमानदारी से कमा रहा है, उस पर कांग्रेस की नजर है। साथियों, बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का रहा है। इसी सोच के साथ हमने गरीबों को पक्के घर, घर घर में एलपीजी कनेक्शन, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की आयुष्मान भारत योजना। भाइयों और बहनों, गोवा में माइनिंग को लेकर जो स्थिति है और जो आपकी चिंताएं हैं, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। कुछ समय पूर्व मैंने यहां के माइनिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को दिल्ली बुलाया था। हमारे सभी दोनों सांसदों ने काफी मेहनत की थी। बड़ी विस्तार से उनकी चर्चा हुई है। उनकी समस्या को किस प्रकार से, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पुराने कानून है, एक तरफ पुरानी सरकार की भ्रष्टाचार का बोझ है, ऐसे अनेक चीजों में उलझी हुई व्यवस्था है। उसको पूरी तरह मैंने समझने का प्रयास किया है और मैं खुद बैठा हूं घंटों तक। कुछ लोग यहां शायद मौजूद भी होंगे जो आए थे। मुझे पता है कि इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका, जो कि इस क्षेत्र पर निर्भर है, राज्य सरकार के साथ मिलकर
चाहे कानूनी रास्ता हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से आपकी बात पहुंचाने की बात हो, दिल्ली सरकार गोवा की सोच के अनुकूल ही सारी चीजें करेंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं इसके समाधान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम निश्चित तौर पर माइनिंग एक्टिविटी से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, देश में हो रहे ब्लू रिवॉल्यूशन की सबसे मजबूत और अहम कड़ी हमारे मछुआरे साथी हैं। उनके लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। मछुआरों के लिए अलग विभाग का ऐलान, अलग मंत्रालय का ऐलान हमने इस बजट में ही घोषित कर दिया है। उसी प्रकार से हमारे जो फिशरमैन हैं, बैंक से लोन के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है और किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को जो सुविधा मिलती है, वैसा ही क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को भी मिलेगा और उसको भी वो सुविधाएं मिलेगी। इसी तरह डीप सी में जाना, फिशिंग करना, वो इकोनॉमिकल रहता है, फायदे वाला रहता है। और इसलिए बोट का आधुनिकीकरण और मछुआरों को समुद्र के अंदर गंभीर खतरों का सामना करना न पड़े, इसके लिए सरकार ने सैटेलाइट व्यवस्था से एक नाविक डिवाइस तय किया है। उससे मौसम की समय पर जानकारी देने का काम भी हो रहा है और अच्छा कैच किस दिशा में है उसकी भी जानकारी मिलती है। भाइयों और बहनों, गोवा का, देश का विकास, आतंक और भ्रष्टाचार से सुरक्षा हम सभी चौकीदारों की जिम्मेदारी है। आने वाली 23 अप्रैल को कमल के फूल का बटन जब आप दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं जब आपके बीच आया हूं तो गोवा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट भी है। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी यहां हुई थी और उसी वर्किंग कमेटी में मुझे देश के चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया था और कुछ ही समय बाद मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। और इस अर्थ में मेरे जीवन में गोवा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। एक प्रकार से मेरा इमोशनल नाता गोवा से जुड़ गया है। और आज जब मैं गोवा वासियों के बीच आया हूं तो इन 5 सालों में मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, जितना भी कर पाया हूं, उसका कारण आप सबके आशीर्वाद है। आप सबका साथ है, देशवासियों का साथ है। बड़े फैसले हो, कड़े फैसले हो, मेरे मन में भी विश्वास रहा कि देश मेरे साथ है और देश को भी विश्वास रहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। एक चौकीदार की तरह मैंने अपनी भूमिका निभाई है।
और आप देखिए कांग्रेस को सत्ता क्यों चाहिए। हम लोग हैं दिन रात जिंदगी खपाकर पद का उपयोग जन सेवा के लिए करते हैं, पद को एक तप में परिवर्तित कर देते हैं। कांग्रेस लूटने का मौका ढूंढने के लिए सत्ता ढूंढती है। 15 साल के बाद उनको मध्य प्रदेश में मौका मिल गया, 15 साल के बाद, और अभी तो बिल्कुल उंगली पर गिन सको इतने महीने हुए हैं सरकार को, और इतने कम समय में जिस प्रकार से लूट चलाई और जिस प्रकार से नोटों के बंडल पकड़े गए और सीधा सीधा तुगलक रोड, चुनावी घोटाला, अनेक घोटालों में ये नया घोटाला भी इनके नाम जुड़ गया है। आप मुझे बताइए, क्या अब भी हम इनको देश लूटने का मौका देना चाहते हैं क्या? सामान्य मानवी से लूट करने का इरादा उनका अब तो प्रूफ हो गया है, सिद्ध हो चुका है। भाइयों बहनों, अब हम देश को लूटने नहीं देंगे। और देश ईमानदारी को पसंद करता है, देश ईमानदारी के साथ चलना चाहता है, और इस ईमानदारी की रक्षा करने का काम एक चौकीदार का है। आप मेरे साथ बोलेंगे? मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलेंगे चौकीदार। मैं भी गांव गांव आशा, बोलिए चौकीदार, गांव गांव आशा, शार शार आशा, भुर्गी वाला, वडील जाटया, आवियो भैणी, धरा धरानी आसात, बाग बगानी आसात, शेता खळानी आसात, नुसते कारोळे आसात, देशा भीतर सीमेचेर डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, कलाकार, बी चौकीदार, शेतकार, कारगार, पत्रकार भी, विद्यार्थी भी, भारत माता के जेत गांव, मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। काही सूचना लक्षात घेवपाच्यो आसा। बोलो भारत माता की, वंदे। नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो,